नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है समझदारी। सारा काम अकेले क्यों कर रही हो तुम? अपनी सास की थोड़ी मदद ले लो ना। सुरेश ने कहा तो ला मधुमक्खी के छत्ते में हाथ रख दिया हो। इतनी तो आदत ही है कि पहले सबके सामने खूब काम करने का बहाना करेगी, सबसे तारीफें बटोरेगी और उसके बाद बीमार होने का नाटक करके सबसे सहानुभूति लेगी। इनको तो दो दो हाथ में लड्डू है। ऐसा नहीं कि माँ सच में बहुत थक जाती है, इन्हें इतना काम करने की आदत नहीं है और तुम्हारी मदद करने के लिए वो इतना काम करती है। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सहानुभूति या प्रशंसा पाने के लिए काम करती है, सुरेश ने दबे स्वर में समझाया। और इधर भैया भाभी के कमरे से आती हुई आवाज ने से शिल्पा के कदम पलाश को रुक गया। वो सुबह जल्दी उठकर माँ के लिए मसाले वाली चाय बनाकर ले जा रही थी। उसका तो मन किया कि अभी जाकर उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाए, पर अभी सुबह सुबह वो कोई हंगामा नहीं खड़ी करनी चाहती थी। इसलिए बड़े ही इरादे से बिना चप्पल की आवाज किए वो सुधा जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शिल्पा जब माँ के कमरे आई तो माँ उठ चुकी थी और फ्रेश भी हो चुकी थी। पहले का अवसर होता तो सुधा जी बिना नहाए और ठाकुर जी का पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं धरती, पर अब बीमार शरीर इतना लाचार होता जा रहा था कि सारे नियम व्रत उपवास को दनिकार करना पड़ रहा था। लो माँ, आपके लिए गर्मा गर्म चाय है। माँ हेलो से मुस्कुराई, पर उनके निस्तेज चेहरे पर और गले की उभरी नसों को देखकर उनकी कमजोरी और हालत का पता आसानी से लगाया जा सकता था। शिल्पा के सामने एक बड़ी माँ को दयापन रूप में सामने आ गया। कितना अच्छा स्वस्थ हुआ करता था माँ का, और अब कैसी हड्डी का ढांचा बनाती जा रही है। मुश्किल से उम्र के 7वें दशक में प्रवेश किया होगा। सुधा जी पर अभी उन्हें देखकर वह महीने की बीमारी लग रही थी। जब माँ चाय पीते हुए एक बार कमर चलाते हुए कहारने लगी, तब अनायास की शिल्पा के मुंह से निकल गया, मैं तो पहले ही कहती थी ज्यादा काम मत करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अपनी लाडली बेटी के मुंह से डांट के बोल सुनकर जहाँ एक तरफ सुधा जी को एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी उनका कितना प्यार करती है, वही उन्हें इस बात का बड़ी मलाल था कि उनकी यह काम की मजबूरी में करना पड़ रहा था और उनकी बहू को उनकी हालत की किसी परवाह नहीं थी। पर प्रकट में सुधा जी शिल्पा से बोली, क्या करूं? अगर काम नहीं करूंगी तब सब कहेंगे कि ये बूढ़ी हो गई है, अब किसी काम की नहीं है, और मेरे बीमार रहने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, और ऐसा कौन कहेगा? जरा मैं भी तो सुनूं। शिल्पा ने पूछा तो सीधा जी मौन साध लिया। दरअसल शिल्पा शादी के बाद यह तीसरी बार मायके आई थी और हर बार अपनी माँ को पहले से कमजोर ही देखती जा रही थी। उल्टा सोचने तो सोचा था कि भैया की शादी के बाद माँ को थोड़ा आराम मिलेगा। संजोग कुछ ऐसा हुआ था कि शिल्पा के शादी के ठीक 1 महीने बाद ही उसके भैया सुरेश की शादी हो गई। वैसे सुधा जी दोनों बच्चों की शादी कराकर एक तरह से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शिल्पा की शादी तो उसके पिताजी ने तय करके गए थे। हाँ, सुरेश ने अपनी पसंद की लड़की अतीमा से शादी करने की जिद की थी तो उसके ऑफिस में काम करती थी। एक ही शहर में होने की वजह से उनका मिलना जुलना जब बाहर ज्यादा होने लगा, तब सुधा जी ने दोनों की शादी करवाना ही ठीक समझा। वैसे तो अतीमा अच्छी थी, पर घर का काम करने से बड़ा कतराती थी और सास के किए गए काम का मोल समझने के बजाय इसे गिराने लेती थी। शिल्पा की सहेली शिविका उसके मायके वाले घर के पास ही रहती थी। उसी ने उसे बताया था कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ से बहुत काम करवाती है और अक्सर सुधा जी बीमार रहती है। पर जब शिल्पा मायके आती तो ज्यादातर काम हतीमा को ही करते देखती, तब उसे भी भाभी और भैया की बात सच लगती। वो दोनों सुधा जी को ज्यादा काम नहीं करने देते और माँ अपनी मर्जी से खुद को व्यस्त रखने के लिए काम करती रहती। पर जब शिखा ने फिर से वही बात दोहराते हुए कहा तो इधर कुछ दिनों से आंटी दिखाई नहीं दे रही है और वाक पे भी नहीं आ रही है, लगता है बीमार है। तब शिल्पा को माँ की बहुत चिंता हुई। इधर एक तो फोन पे माँ की आवाज से थकावट साफ झलक रही थी, दूसरी शिविका के बातों बातों में शिल्पा को फिर से बताया था सुधा जी का इतना काम बढ़ गया है कि अब वो सुबह की सैर भी नहीं आ पाती। तब शिल्पा को लगा कि शिविका सही कह रही है। वैसे तो शिल्पा जब भी सुधा जी से पूछती कि माँ सच बताओ, भैया भाभी आपके साथ माफिक व्यवहार करते हैं कि नहीं, तब माँ तो हमेशा टाल जाती। इसीलिए इस बार शिल्पा ने बिना फोन किए अपना उचित समझा और अचानक शनिवार की सुबह सुबह मायके आदम की चुपके से आई तो देखती क्या है कि
भाभी अभी तक सो रही है और भैया दूध लेने गए हैं। इतनी सुबह माँ रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी से पहले रसोई की सफाई कर रही थी और माँ को सर्दी भी हो रखी थी। दिसंबर की कड़कती ठंड में अपने आप को शॉल से लपटे कर जिस तरह से माँ किचन में काम कर रही थी, शिल्पा को वो देखकर बहुत ही दया आ गई। शिल्पा को याद आ गया कि जब पापा जीवित थे तब उन्होंने माँ से कभी भी कुछ सुबह सुबह रसोई में इतना काम करने नहीं दिया करते थे। हमेशा घर में जो काम वाली रखी जाती थी उसके साथ यह शर्त होती कि वो सुबह जल्दी उठकर आएगी और सबसे पहले किचन साफ करेगी। पर लगता है भाभी को सुबह उठने की आदत है देर से, इसलिए काम वाले को भी देर से आने की बोल रखा था और माँ को सुबह सुबह चाय पीने की आदत जो ठहरी। आज सुबह माँ किचन में चाय के लिए सस्पेन और कुछ जूठे बर्तन धोते देखकर शिल्पा का कलेजा मुंह में आ गया। उसके मुंह से हाथ निकला, यह क्या कर रही हो माँ? शिल्पा की आवाज इतनी तेज थी कि माँ के हाथ से भगोना गिर पड़ा और वो बीमार होने लगी थी। बर्तन उठाने लगी कि उसने स्मरण किया कि यहाँ तो शिल्पा की आवाज है। फिर हाथ धोकर, अरे बेटी इतनी सुबह सुबह कैसे? इस बार तो तुम्हारा कोई फोन भी नहीं आया। कहकर उन्होंने जब शिल्पा का गले लगाया तब उसके बदन बिल्कुल गर्म था, जैसे कि बुखार हो। शिल्पा कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही ऊपर से भाभी अपने कप्तान धीरे डोरी बांधते हुए नीचे उतरी और शिल्पा को देखते नकली खुशी दिखाते हुए बोली, अरे शिल्पा जी आप कब आए? अम्मा जी आप किचन में क्यों आई हो? थोड़ी देर में तुम्हें चाय बनाने वाली थी ना। फिर शिल्पा की तरफ मुखावित होकर बोली, क्या बताऊँ शिल्पा जी, मैं भी अम्मा जी को कितना मना करती हूँ पर यह सुबह से रसोई में पहुँच जाती है। पर तब तक शिल्पा बहुत कुछ समझ चुकी थी और जो नहीं समझती थी वो माँ की डबडबाई आंखों की थरथराते ओर से बता दिया था कि इतनी ठंड में उन्हें इतना काम करना पड़ रहा है। शिल्पा उस वक्त सामने से कुछ नहीं बोली। शिल्पा ने ना ही अपनी भाभी अतिमा से लड़ाई की और ना ही माँ के साथ बैठकर चुगली की, बल्कि समस्या का बड़ा ही प्रैक्टिकल हल ढूंढा जिससे किसी को कोई एतराज भी नहीं हो। अगले 2 दिन तक उसने 2-3 काम वाली बाई से बात किया और फिर एक शाम भैया भाभी को और माँ के साथ खुलकर इस बारे में बात किया। भैया और भाभी, मैं सोच रही हूँ कि चूंकि माँ को सुबह जल्दी उठने की आदत है और बोलते ही इस उम्र में ठंड में उठकर चाय बनाकर उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, इसलिए काम वाली ऐसी रखी जाए जो सुबह तड़के माँ की चाय बनाकर चली जाए और दोबारा आकर नाश्ता खाना बनाकर वगैरह बनाए। इससे किसी को नींद भी नहीं खलल हो पड़ेगी और माँ को सुबह सुबह गरम गरम चाय पीने को मिल जाएगा करेगी। तब अतिमा ने आगे बढ़कर कहा, ये तो अच्छी बात है जीजी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे दिन भर ऑफिस में नींद आती रहती है, क्योंकि मैं रात को देर तक काम करती हूँ। मेरे ऑफिस का टाइम 10:30 बजे है, इसीलिए मैं अक्सर 7:30 या 8 बजे तक सोकर अपनी नींद पूरी करती हूँ। अगर सुबह सुबह कोई काम वाली चाय बनाकर दे जाए तो तब मेरी नींद पूरी हो जाया करेगी और अम्मा जी को चाय की मिल जाएगी करेगी और उन्हें सुबह उठकर अपने लिए सबके लिए चाय नहीं बनाना पड़ेगा। शिल्पा ने कहा, बिल्कुल कह रही हो भाभी, एक काम वाली बुन्नी है जो सुबह आने को तैयार है। वो सबसे पहले माँ को 1 कप चाय बनाकर देने के बाद किचन साफ सफाई बाकी काम करेगी। दोबारा 8 बजे फिर आकर घर के बाकी काम कर जाया करेगी। अभी वाली काम वाली भाई थोड़े ज्यादा पैसे तो लेगी, पर मैंने हिदायत के साथ रखे गए उसे साफ साफ कह दिया है कि इस ठंड में माँ को पानी छूने वाला कोई काम नहीं करने देना और आप लोग उससे मिलकर आगे की उसकी तनख्वाह वगैरह की बात कर लीजिएगा। और भाभी, आप यह मत समझना कि मैं आगे बढ़ के आपकी गृहस्थी में घुसपैठ कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है कि एक बेटी होने के नाते मैं अभी माँ की परेशानी अच्छी तरह से समझ रही हूँ, इसलिए इनकी सेहत और सहूलियत को देखते हुए बदलाव करने का सोचा हूँ। बाकी आप लोगों की राय भी बहुत मायने रखती है। आपके मन में कोई और उपाय हो तो खुलकर बता सकते हैं। शिल्पा के ऐसा कहने पर मन ही मन अतिमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सास को माँ के बराबर बिल्कुल नहीं समझा था। सुरेश भी शिल्पा को इस कदम से सहज महसूस कर रहा था। माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन गिरावट हो पर वो बहुत परेशान था। आज शिल्पा के बेहद प्रैक्टिकल समाधान दे दिया था, पर अतिमा मन में मैंने फांस की तरह चुभ रही थी कि उसने शिल्पा से पूछने दिया और सब चीज तो ठीक है शिल्पा जी, लेकिन आपने यह क्यों नहीं कहा कि आप माँ की देखभाल कर सकती हो? क्या मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकती? अरे भाभी, आप इस तरह से इतना दिल पे मत लगाइए। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था कि आप अभी अभी आए हैं। आपको माँ की आदतों के बारे में जानने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं बेटी हूँ
तो बचपन से ही मैं उनको और उनके आरोपों को अच्छी तरह समझती हूँ। कुछ साल बाद में आप मुझसे भी ज़्यादा माँ को जानने लगोगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। जिस तरह शिल्पा की समझदारी से बात संभाला था, अतिमा को तकलीफ ही नहीं होने दी और वो काबिले तारीफ है। शिल्पा ने अतिमा से सीधे सीधे कह दिया, भाभी अगर आप सुबह उठ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर माँ की उम्र हो गई है, इस उम्र में उनसे काम कराना सही नहीं है। यह सब काम वाली कर दिया करेगी, लेकिन माँ को तंग ना करे। शिल्पा की बात में दम तो था, अतिमा टालती कैसे, पर फिर भी अपनी सफाई में बोली, माँ को हम किसी काम के लिए नहीं बोलते, बस उसको शौक है घर का काम करने का। और भाभी इतना याद रखिए कि माँ का यह स्वभाव नहीं है कि दिखावे या प्रशंसा के लिए काम करने या बीमार होने का नाटक करे। वो तो शिल्पा जी थी, ऐसा कहकर वह करेगी भला। तो आप तो उस दिन भैया को कह रही थी कि सबके सामने बोलिए, यूं पीठ पीछे माँ की शिकायत करके भैया को मत भड़काइए। बोलते हुए शिल्पा की आवाज नरम थी। जब उसने भाभी की आंखों में शर्मिंदगी के भाव देखे तो माहौल को हल्का बनाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जो बोला जाए सामने बोला जाए, कम से कम सास बहू की लड़ाई तो देखने को मिलेगा। युद्ध से क्या हासिल होने वाला है। शिल्पा के इस बात पे सब हंस पड़े। अगले दिन नई काम वाली यूनी को शिल्पा को अच्छी तरह समझा दिया कि किस तरह से सुबह साफ सफाई से चाय बनाकर 2 मीठे और 2 नमकीन बिस्कुट के साथ माँ को देनी है। जैसे शिल्पा आज तक अपने पापा को देखती आई थी, वो कैसे माँ को राजरानी की तरह ट्रीट करते थे। घर में सुबह सुबह काम वाली के आने से अब सुधा जी को बहुत आराम रहने लगा था। शिल्पा की समझदारी से बिना झगड़ा किए बिना बात बढ़ाए समस्या का समाधान भी हो गया था और सुधा जी की तबीयत भी ठीक रहने लगी थी और घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। अब घर में किसी को कोई भी बात कहनी होती तो सब मुंह पे ही कहते और खुलकर कहते। रिश्ते ऐसे ही फलते और फूलते हैं। अब ननद भाभी एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता पनप रहा था और घर का माहौल भी बेहतर हो चला था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।